आइए आज हम स्टडी करेंगे भौतिक जगत यानी फिजिकल वर्ल्ड के अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्नोत्तर यानी प्रश्न और उनके उत्तर। तो पहला प्रश्न देखते हैं। विज्ञान की प्रकृति से संबंधित कुछ अत्यंत पारंगत प्रकथन आज तक के महानतम वैज्ञानिकों में से एक अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा प्रदान किए गए हैं। आपके विचार से आइंस्टीन को उस समय क्या तात्पर्य था जब उन्होंने कहा था संसार के बारे में सबसे अधिक अबोधगम्य विषय यह है कि यह बोधगम्य है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसका आंसर क्या है, देखिए। हमारे चारों ओर उपस्थित ब्रह्मांड अत्यंत जटिल है तथा इसमें होने वाली परिघटनाएं भी अत्यंत जटिल हैं, परंतु विज्ञान के अनेक नियम ऐसे हैं जो इन सभी परिघटनाओं की व्याख्या करने में पूर्णतः समर्थ है। अतः जब कोई घटना हम पहली बार देखते या सुनते हैं वो अबोधगम्य होती है, मतलब जिसके बारे में जानकारी नहीं होती, तो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज है। परंतु जब हम उस घटना से संबंधित सिद्धांत, नियम, तथ्य आदि का गहन विश्लेषण करते हैं तो यह घटना हमारे लिए बोधगम्य हो जाती है, यानी जब उसके बारे में जान जाते हैं तो वो हमें बहुत आसान लगने लगती है। अतः भौतिक जगत से संबद्ध प्रत्येक तथ्य भी सुस्पष्ट व्याख्या विज्ञान विषय में उपलब्ध है। प्रत्येक तथ्य की सुस्पष्ट व्याख्या विज्ञान विषय में उपलब्ध है। जब हमारी जिज्ञास प्रवृत्ति किसी तथ्य से संबद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना जानना चाहती है तो हम उसे जान लेते हैं, जिससे जटिल से जटिल परिघटना भी हमारे लिए आश्चर्य का कारण नहीं बनती। अतः आइंस्टीन का यह कथन तर्कसंगत है। मतलब कोई भी चीज कितना भी कठिन हो, लेकिन उसके बारे में जब हमें जानकारी हो जाती है तो वही कम मतलब आसान लगने लगती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो अबोधगम्य है वो बोधगम्य हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक महान भौतिक सिद्धांत अप सिद्धांत से आरंभ होकर धर्म सिद्धांत के रूप में समाप्त होता है। इस तीक्ष्ण टिप्पणी की वैधता के लिए विज्ञान के इतिहास से कुछ उदाहरण लिखिए। तो देखिए, प्रारंभिक रूढ़िवादी विचारधारा के विरोध में प्रकट किया गया मत मात्र किंवदंती माना जाता है। तो प्रारंभिक रूढ़िवादी विचारधारा के विरोध में, तो कहने का मतलब यह है कि कोई चीज बहुत पुरानी है, गलत है, उसके विरोध में अगर हम कोई सही चीज बताते हैं तो उसे किंवदंती यानी कहानी या चुटकुला इस तरह समझ के लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं और सर्वमान्य निर्विरोध माना जाने वाला तथ्य नियम होता है, और जिसको सब लोग मान लेते हैं, जिसका विरोध नहीं होता, उसी को नियम मतलब मान लिया जाता है। कोपरनिकस का जियोसेंट्रिक सिद्धांत प्रारंभ में एक किंवदंती के रूप में चर्चा का विषय बना। जियोसेंट्रिक सिद्धांत मतलब सूर्य केंद्रित, जो हमने पढ़ा था कि सूर्य केंद्र में होता है और सारे ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन बाद में बताया गया कि चक्कर वृत्ताकार कक्षा में न होकर दीर्घ वृत्ताकार में होता है। ये सही पाया गया। तो जियोसेंट्रिक सिद्धांत प्रारंभ में एक किंवदंती के रूप में चर्चा का विषय बना, किंतु टाइगो ब्राह तथा जॉन्स कैपलर द्वारा प्रतिपादित और समर्पित पाए जाने के उपरांत इसको सर्वमान्य रूप से मान लिया गया। अतः यह नियम बन गया। तो बाद में जब टाइको ब्राह तथा जॉन्स कैपलर ने द्वारा प्रतिपादित और समर्पित पाए जाने के उपरांत, मतलब कि जब इन्होंने बाद में बताया कि दीर्घवृत्तीय कक्षा के रूप में चक्कर लगाते हैं ग्रह, तो फिर इसी को सही माना गया और सर्वमान्य मतलब सब लोगों ने माना और यही नियम बन गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है? संभव की कला ही राजनीति है, इसी प्रकार समाधान की कला ही विज्ञान है। संभव की कला मतलब राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। पता नहीं आज कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, कल उसकी सरकार आ जाए, तो ये संभव की कला है, मतलब कुछ पता नहीं है लेकिन संभव कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार समाधान की कला ही विज्ञान है। किसी भी विज्ञान में अगर किसी चीज का हम समाधान निकाल लें तो वही चीज बहुत बड़ी हो जाती है, और नहीं तो उसको कोई भी महत्व देने की बात नहीं रहती है। तो विज्ञान की प्रकृति तथा व्यवहार पर इस सुंदर सूक्ति की व्याख्या कीजिए। तो राजनीति में सब कुछ संभव है। राजनीतिक के अवसरवादी होते हैं, उनकी न कोई आचार संहिता होती है
न कोई नियम और न कोई उसूल। उनका एकमात्र लक्ष्य सत्ता में बना रहना होता है, साधन चाहे उचित हो अथवा अनुचित हो। मतलब एन केन प्रकार उन्हें सत्ता में आना है, किसी भी प्रकार से, सही तरीके से या गलत तरीके से। किंतु वैज्ञानिक घटनाओं का सावधानी पूर्वक निरीक्षण करता है। जो वैज्ञानिक होता है वो जो घटनाएं होती है उसका सावधानी पूर्वक निरीक्षण करता है, समंक व संकलित करता है तथा उनका विश्लेषण करता है और प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर नियमों का प्रतिपादन करता है। इस प्रकार यह प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन करता है। उसका एकमात्र ध्येय नियमों का पालन तथा प्रतिपादन करना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यद्यपि अब भारत में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का विस्तृत आधार है तथा यह तीव्रता से फैल भी रहा है, परंतु फिर भी इसे विज्ञान के क्षेत्र में विश्व नेता बनने की अपनी क्षमता को कार्यान्वित करने में काफ़ी दूरी तक तय करनी है। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण कारक लिखिए जो आपके विचार से भारत में विज्ञान के विकास में बाधक हो रहे हैं। तो कौन से ऐसे कारक हैं जो विज्ञान के विकास में बाधक हो रहे हैं? विज्ञान के क्षेत्र में भारत विश्व गुरु क्यों नहीं बन पा रहा? तो आज भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विश्व में अपना स्थान बना चुका है और उसके पास अपना एक विस्तृत आधार है, चाहे वो मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, रॉकेट, आयुर्विज्ञान, परिवहन, रक्षा यंत्र, नाभिकीय विज्ञान, अनुसंधान और बायोटेक्नोलॉजी तथा इंजीनियरिंग, कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, लेकिन फिर भी कुछ कारण ऐसे हैं जिनसे वह विश्व में आज भी एक मान्य वैज्ञानिक शक्ति नहीं है, जिसके निम्नलिखित कारण है। कौन कौन से कारण है? पहला कारण तो है कि विज्ञान प्रबंधन पर नौकरशाही का कब्जा है। जो वैज्ञानिक प्रबंधन है उसमें नौकरशाहों का कब्जा है, वो जो चाहते हैं वो होता है, वैज्ञानिक जो चाहे वो नहीं हो पाता। अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी में सामंजस्य का अभाव होता है, दूसरा कारण। तीसरा कारण क्या है कि भारत में कुछ मूलभूत सुविधाओं की कमी भी है। वैज्ञानिकों के लिए रोजगार के सीमित अवसरों की उपलब्धि। जो वैज्ञानिक हैं वो पहले तो अपनी रोजी रोटी चलाएं, फिर विज्ञान में कुछ खोज करें। अगर खोज के चक्कर में पड़ेंगे तो पैसे की कमी के अभाव में उन्हें दिक्कत होगी, तो रोजगार के अवसर कम है वैज्ञानिकों के लिए। इस देश में प्रारंभिक अनुसंधान के लिए प्रचुर धन की आवश्यकता। तो हमारे देश में कोई भी अनुसंधान करना है तो उसके लिए उपकरण नहीं उपलब्ध हैं, अतः कोई अनुसंधान करना है तो उसके लिए पैसे या प्रचुर मात्रा में धन की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी भौतिक विज्ञानी ने इलेक्ट्रॉन के कभी भी दर्शन नहीं किए हैं, परंतु फिर भी सभी भौतिक वैज्ञानिकों का इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व में विश्वास है। कोई बुद्धिमान परंतु अंधविश्वासी व्यक्ति इसी तुल्य रूपता को इस तर्क के साथ आगे बढ़ाता है कि यद्यपि किसी ने देखा नहीं है परंतु भूतों का अस्तित्व है। आप इस तर्क का खंडन किस प्रकार करेंगे? तो बहुत ही रोचक प्रश्न है। तो देखिए, जब इलेक्ट्रॉन को देखा नहीं तो कह रहे हैं कि किस प्रकार से वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व के बारे में विश्वास करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की मान्यता के आधार पर उन्हें अनेक घटनाएं घटित होती देखी गई हैं और घटित भी की जा रही हैं। इसके संबंध में कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए गए तथा उनको प्रौद्योगिक रूप में सिद्ध पाया गया, किंतु भूत की उपस्थिति सिद्ध करने के लिए न तो कोई प्रायोगिक प्रमाण मिला है और न ही तर्क संबंधी कोई घटना भी अवलोकित हुई है जिससे इसकी उपस्थिति सिद्ध हो सके। यह एक केवल कल्पना मात्र तथा अंधविश्वास। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में कहें तो देखा तो जरूर नहीं गया है, लेकिन जैसे हमने बहुत सारे प्रयोग किए हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन की अस्तित्व के बारे में पता चला है, लेकिन भूतों के अस्तित्व के बारे में किसी प्रकार से अभी तक पता नहीं चला है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। जापान के एक विशेष समुद्र तटीय क्षेत्र में पाए जाने वाले केकड़े के कवचों यानी खोल जो उसके ऊपर कवरिंग होती है जैसे कछुए के ऊपर होती है, में से अधिकांश समुराई के अनुश्रुत चेहरे से मिलते जुलते प्रतीत होते हैं। नीचे इस प्रेक्षित तथ्य की 2 व्याख्या दी गई हैं। इनमें से आपको कौन सा वैज्ञानिक स्पष्टीकरण लगता है? मतलब इनमें से कौन सा वैज्ञानिक स्पष्टीकरण लगता है? तो पहला क्या दिया गया है कि कई शताब्दियों पूर्व किसी भयानक समुद्री दुर्घटना में एक युवा
समुराई डूब गया। उसकी बहादुरी के लिए श्रद्धांजलि के रूप में प्रकृति ने अबोधगम्य ढंगों द्वारा इसके चेहरे को केकड़े के कवचों पर अंकित करके उसे उस क्षेत्र में अमर बना दिया। मतलब कि एक चेहरे टाइप स्ट्रक्चर उसके कवच में पाया जाता है, उसी की बात की जाती है, जिसको समुराई कहा जा रहा है। दूसरा क्या कह रहा है कि समुद्री दुर्घटना के पश्चात उस क्षेत्र के मछुआरे अपने मृत नेता के सम्मान में सद्भावना प्रदर्शन के लिए उस हर केकड़े के कवच को उसकी आकृति संयोग बस समुराई से मिलती जुलती प्रतीत होती थी उसे वापस समुद्र में फेंक देते थे। परिणाम स्वरूप केकड़े के कवचों की इस प्रकार की विशेष आकृतियां अधिक समय तक विद्यमान रहीं और इसीलिए कालांतर में इसी आकृति का अनुवंशत जनन हुआ। यह कृत्रिम वर्ण द्वारा विकास का एक उदाहरण है। कृत्रिम वर्ण मतलब कि हमारा आर्टिफिशियल सिलेक्शन, मतलब प्रकृति ने नहीं इसको चुना बल्कि व्यक्ति विशेष यानी मनुष्यों द्वारा चुना गया। नोट, यह रोचक उदाहरण कार्ल सागन के पुस्तक द कॉस्मस से लिया गया है। यह इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि प्रायः विलक्षण तथा बोधगम्य तत्व जो प्रथम दृष्टि में अलौकिक प्रतीत होते हैं वास्तव में साधारण वैज्ञानिक व्याख्याओं द्वारा स्पष्ट होने योग्य बन जाते हैं। इसी प्रकार के उदाहरणों पर विचार कीजिए। तो जो दो तथ्य दिए गए इनमें से कौन सा सही है उसके बारे में हमें बताना है। तो उत्तर देखिए दिया गया है, प्रश्न में दिए गए दोनों कथन, पहला तथा दूसरे में से कथन 3, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कुछ गड़बड़ दिया गया है कि प्रश्न में दिए गए दोनों कथनों पहला तथा दूसरा में से कथन दूसरा, ये 3 जो लिख दिया गया है में से कथन दूसरा प्रेषित तथ्य का वैज्ञानिक स्पष्टीकरण देने में पर्याप्त रूप से समर्थ है। कहने का मतलब कि नेचुरल सिलेक्शन ना होकर के इसका प्राकृतिक सिलेक्शन हुआ है, कृत्रिम वर्ण जिसको कहते हैं, कृत्रिम आर्टिफिशियल सिलेक्शन। मतलब पहले मनुष्य ने उसको जो है डाला वहां पर एक जगह, समुद्री दुर्घटना के पश्चात उस क्षेत्र के मछुआरे अपने मृत नेता के सम्मान में सद्भावना प्रदर्शन के लिए उस हर केकड़े के कवच को जिसकी आकृति संयोग बस समुराई से मिलती जुलती प्रतीत होती थी उसे वापस समुद्र में फेंक देते थे। परिणाम स्वरूप केकड़े के कवचों की इस प्रकार की विशेष आकृतियां अधिक समय तक विद्यमान रही और इसीलिए कालांतर में इसी आकृति का आनुवंशिकता जनन हुआ। मतलब ये आनुवांशिक रूप से जो है आगे बढ़ा। बाद में यह कृत्रिम वर्ण द्वारा विकास का एक उदाहरण बना। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि कोई गिरगिट होता है, वो पेड़ में चढ़ता है तो हरे रंग का हो जाता है, लाल रंग की डाली पे बैठता है तो लाल रंग का, मतलब अपनी आकृति बदल लेता है। तो इसी प्रकार से जैसे आपने देखा होगा कि हमने कक्षा 8, 9, 10 में पढ़ा था कि एक कीड़ा होता था जहाँ पर वो ऐसे जगह पाया जाता था पेड़ में जहाँ पर कोयले की खदान होती थी और काले रंग का वहाँ धुआं निकलता था, तो जीव जंतु उसे खा न सकें, उससे बचने के लिए वो काले अपने उसका शरीर धीरे धीरे काला हो गया बचने के लिए। तो प्राकृतिक सिलेक्शन था यानी नेचुरल सिलेक्शन था। यहाँ पर चूंकि मानव ने फेंका है तो मनुष्य एक जगह जब उसको फेंकता गया तो धीरे धीरे उसमें आनुवंशिक परिवर्तन हुआ और वो कृत्रिम वर्ण द्वारा विकास का एक उदाहरण बना। मतलब फिर धीरे धीरे वो समुराई आकृति बनने लगी। क्वेश्चन नंबर 7, 2 शताब्दियों से भी अधिक समय पूर्व इंग्लैंड तथा पश्चिमी यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसकी चिंगारी का कारण कुछ प्रमुख वैज्ञानिक तथा औद्योगिक उपलब्धियां थीं। ये उपलब्धियां क्या थीं? तो कह रहा है कि 2 शताब्दियों में से भी अधिक समय पूर्व इंग्लैंड तथा पश्चिमी यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई, मतलब उद्योग क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकास हुआ, जिसकी चिंगारी का प्रमुख कारण कुछ प्रमुख वैज्ञानिक तथा औद्योगिक उपलब्धियां थी। ये उपलब्धियां क्या थी ये जानना चाह रहा है। तो कौन कौन सी थी? तो जिस समय उपलब्धियों के कारण, जिन मुख्य उपलब्धियों के कारण औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ है वह निम्न प्रकार से हैं। पहला क्या है? विद्युत की खोज से ऊर्जा प्राप्ति, डायनेमो तथा मोटर की रूपरेखा इसके कारण हुई। दूसरा, उद्योग धंधे चलने लगे, मोटर का आविष्कार हुआ, डायनेमो का हुआ। ऊष्मा और ऊष्मा गतिकी पर आधारित इंजन का आविष्कार, तो इंजन बना, मोटर बना। हाथ की अपेक्षा
कपास से 300 गुना गति से बिनौले अलग करने वाली सूती मशीन। तो हाथ से करीब 300 गुना ज़्यादा तेजी से कपास से बिनौले अलग करने वाली सूती मशीन का जन्म हुआ। विस्फोटकों की खोज से न केवल सैन्य बलों अपितु खनिज दोहन में भी आशातीत सफलता प्राप्त हुई है। लोहे को उच्च श्रेणी के स्टील में बदलने वाली ब्लास्ट भट्ठी का आविष्कार हुआ। गुरुत्व के अध्ययन से गोलों, तोपों, बंदूकों से गोली की गति के अध्ययन की खोज हुई। तो ये सब औद्योगिक क्रांति के कारण थे। कुछ वैज्ञानिकों के नाम की सूची निम्नवत है जिन्होंने औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका नाम क्या है? क्रिश्चियन हाइगेंस, गैलीलियो गैलीली, माइकल फैराडे तथा आइजैक न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? प्रायः यह कहा जाता है कि संसार अब दूसरी औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रहा है, जो समाज में पहली क्रांति की भांति आमूल चूल परिवर्तन ला देगी। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के उन प्रमुख समकालीन क्षेत्रों की सूची बनाइए जो इस क्रांति के लिए उत्तरदायी है। तो कहने का मतलब क्या है कि संसार अब दूसरी औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रहा है, जो समाज में पहली क्रांति की भांति आमूल चूल परिवर्तन ला देगी। तो कुछ वैज्ञानिक हैं और औद्योगिकी के प्रमुख समकालीन क्षेत्रों की सूची बनाना है जो क्रांति के लिए उत्तरदायी हैं। तो आंसर देखिए, विज्ञान और तकनीक की उपलब्धियां जो औद्योगिक क्रांति लाने में सक्षम है, उनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। जैसे लेजर तकनीक, जिसके द्वारा रक्तस्राव के बिना शल्य क्रिया संभव हो सकती है तथा जिसके कारण रॉकेट तथा बुराओं को नियंत्रित किया जा सकता है। तो लेजर तरंगे होती हैं जिनके माध्यम से पहली बात तो ऑपरेशन किए जाते हैं। शल्य क्रिया मतलब इंग्लिश में ऑपरेशन। जैसे किसी के पथरी है, स्टोन है, तो लेजर द्वारा भी ऑपरेशन होता है, लेजर किरण द्वारा उसको तोड़ दिया जाता है। कैंसर होता है तो लेजर द्वारा कैंसर सेल को मार दिया जाता है। सुपर कंडक्टरों और इसके साथ उपग्रहों का नियंत्रण भी किया जाता है, रॉकेट और उपग्रहों का। सुपर कंडक्टरों का निर्माण, जिसके द्वारा कमरे के ताप पर विद्युत शक्ति बिना हानि के प्रेषित की जा सकती है। सुपर कंडक्टर का निर्माण हुआ, यानी जिनमें बहुत ज़्यादा स्पीड से ऊष्मा या करंट दौड़ाई जा सकती है। कंप्यूटर का बढ़ता हुआ प्रभाव और प्रयोग, जिसने मानव की कार्यकुशलता कई गुनी बढ़ा दी है। कंप्यूटर से अब जो मनुष्य पहले एक घंटे में काम कर पाता था, वो 10 घंटे का काम 1 घंटे में कर लेता है। बायोटेक्नोलॉजी का अद्भुत विकास। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब बायो मतलब जूलॉजी बॉटनी और टेक्नोलॉजी का मतलब प्रौद्योगिकी। तो इंजीनियरिंग का उपयोग विज्ञान में, जीव विज्ञान, वनस्पत विज्ञान में किया जाने लगा, यानी बहुत नए नए उन्नत बीजों का प्रयोग होने लगा, जिसमें जेनेटिक परिवर्तन किया गया और फसल की उन्नति बढ़ी। बहुत अच्छे अच्छे जीव जो हैं, उन्नतिशील मनुष्य के उपयोगी जीवों का, अधिक दूध देने वाली गाय भैंसों का हम बायोटेक्नोलॉजी द्वारा विकास कर पाए। तो आज अब यहीं तक, अब आगे कल अध्ययन करेंगे।